इशारा कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज की क्लास में हम यूनिट 3 देखेंगे, जिसमें हम यूनियन और स्टेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर 1 मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जो भाग 1 है, चैप्टर 1 है, उसमें अनुच्छेद आर्टिकल्स 1 से 4 तक बात करी गई है किसकी, संघ और राज्यों के वर्णन की। ठीक है, तो आज आपको क्या देखना है, केवल आर्टिकल 1 to 4 क्या है, संघ और राज्यों का वर्णन क्या है। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमने क्या बोला आपको, कितने चैप्टर होते हैं, तो कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं हमारे संविधान में, और अनुच्छेद लगभग 444 प्लस होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला भाग है वो क्या है, संघ और राज्यों का वर्णन, या आप कह सकते हो संघ और राज्य क्षेत्र की बात है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 1, जिसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 1 सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, क्या, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, मीन्स जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में टोटल 28। ठीक है, अभी इसमें 27 लिखा हुआ, आप इसको 28 कर लो, करेक्ट कर लो। ठीक है, 28 स्टेट हैं। तो भारत क्या होगा, इन राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यूनियन होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझना है कि आज़ादी के समय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और उस समय कुल कितने राज्य थे, 27 राज्य थे। लेकिन बाद में कितने राज्य हो गए, देखो यहाँ पर क्या था कि आज़ादी के समय कुल 27 राज्य थे, बाद में कितने हो गए, 28, फिर 29। तेलंगाना लास्ट था जो कि जुड़ा हुआ था, 29 राज्य हुए। लेकिन जब आर्टिकल नंबर 370 हटा दिया गया 370 को, तब आपने क्या देखा, जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट था वो क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। और यूटी हमारे पास पहले कितनी थी, 7 थे। ठीक है, अब कितने हो गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लेह लद्दाख, तो टोटल 9 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, और जो राज्य थे वो कितने थे, 29, तो उनकी संख्या एक कम होकर कितनी हो गई, 28। तो इस तरीके से अब आप कह सकते हो कितने राज्य हैं भारत में, तो आप क्या बोलोगे, टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार करते थे। जून 1947 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग का गठन किया गया। किसका, धर आयोग। ठीक है, या आप इसे दर आयोग कह सकते हो, दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग का गठन किया गया किसके लिए, राज्यों के निर्माण के लिए एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का नाम रखा गया दर आयोग। ठीक है, इस आयोग ने क्या कहा, इस आयोग ने कहा कि राज्य भाषा के आधार पर नहीं, ठीक है, के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर बनेंगे। मीन्स आप ये समझो, जब यहाँ पर बात की गई कि कांग्रेस ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। ठीक है, लेकिन जो ये दर आयोग आया, इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर नहीं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, प्रशासनिक कुशलता है, उसके आधार पर राज्य बनने चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिसंबर 1948 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी आयोग का गठन किया गया। ये क्या था, दर आयोग, फिर क्या आया, जेबीपी आयोग आया। ठीक है, जेबीपी आयोग कब आया, 1948 में आया। जेबीपी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी फॉर पट्टभी सीतारमैया। ठीक है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, कौन, पट्टभी सीतारमैया। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। जेबीपी आयोग, जेबीपी आयोग की रिपोर्ट के बाद तेलुगु आंदोलन प्रारंभ हो गया और 56 दिन के अनशन के बाद श्री पोतीराम लल्लू का देहावसान हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हम देख लेते हैं, 1939 में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव होने थे। उस समय पट्टभी सीतारमैया भी क्या थे, एक उम्मीदवार थे। ठीक है, और इनके सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। मीन्स इधर थे पट्टभी सीतारमैया और इस साइड थे सुभाष चंद्र बोस। इस चुनाव में
किसकी जीत हुई? जीत तो हुई थी सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। इस जीत के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और पश्चिम बंगाल में जाकर अपनी नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये कब बनी? 1939 में। ठीक है, तो समझ आ गया 1939 में क्या हुआ? कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें पट्टभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन ये त्यागपत्र देकर पश्चिम बंगाल जाकर वहाँ पर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब जेबीपी की रिपोर्ट आई जिसमें, ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जेबीपी की जब रिपोर्ट आई तो ये कहा गया राजभाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर बनेंगे, जिसको किसने कहा था? दर आयोग ने भी यही कहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो ये श्री पोती राम लल्लू थे, ठीक है, जिनका देहावसान हो गया था, किसके बाद? अनशन के बाद। ठीक है, भाषा के आधार पर अलग राज्य आंध्र प्रदेश के लिए अनशन पर ये बैठ गए थे और उसी टाइम पर 56 दिन के अनशन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बलिदान के बदौलत 1953 में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? एक राज्य का गठन कर दिया गया और इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर किस पर जाएगा? आंध्र प्रदेश पर जाएगा। ठीक है, अब आंदोलन को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने एक और आयोग का गठन किया जिसका नाम क्या रखा गया? फैजल अली आयोग। ठीक है, किसने रखा? किसने बनाया इसे? नेहरू जी ने। ठीक है, तथा 1956 में इसकी रिपोर्ट आई। कौन सी रिपोर्ट? फैजल अली आयोग रिपोर्ट। ठीक है, तो जो फैजल अली आयोग रिपोर्ट आई वो कब आई? 1956 में आई। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं क्या है इसमें। जो ये फैजल अली आयोग आया, फैजल अली आयोग की हमने बात की। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. परिक्कर। ठीक है, के.एम. पनिक्कर। ठीक है, ये आप नाम नोट कर लो। फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू एंड के.एम. पनिक्कर। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट में एक राज्य के लिए 4 शर्तें रखी गई थी। ठीक है, और वो शर्तें कौन कौन सी थी वो भी देख लो आप। भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है, प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, सामाजिक व राजनीतिक चेतना होनी चाहिए और आर्थिक कुशलता होनी चाहिए। ये 4 शर्तें रखी गई और इस आयोग की रिपोर्ट में इस 4 शर्तों के आधार पर राज्य गठन करने की बात कही गई। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह केवल राज्य के गठन की बात क्यों की जा रही? क्योंकि इस आर्टिकल का मतलब ही क्या है? राज्य और संघ का गठन। ठीक है, तो इस आयोग ने राज्यों का गठन 2 तरीके से किया। कैसे? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर और एक राज्य बनाकर। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने? 3 और जो राज्य थे वो कितने? 16। ठीक है, तो इस आयोग ने क्या किया? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया। फिर देख लीजिए 1956 में, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए। ठीक है, समझ आया? 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए। वर्तमान में अब कुल कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं? तो आप क्या बोलोगे? 28 राज्य हैं। ठीक है, स्टेट हैं। अब आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, जो ये नीचे दिया गया है, आप इनको याद रखना। भारत में राज्यों के गठन का क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है कि कौन से राज्य कब शामिल हुए थे। ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड और सबसे लास्ट में 2014 में तेलंगाना शामिल हुआ था। तो आप इनको किसी भी तरीके से जो याद रख सकते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तेलंगाना के जो प्रथम सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, वो चंद्रशेखर जी थे। ठीक है, और तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित हुआ था, 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये अभी भी राज्य में है, 28 हो गया लेकिन वहाँ से निकल क्या गया? आपका जम्मू कश्मीर वहाँ से साइड हो गया। ठीक है, कब हुआ? जब 370 आर्टिकल हटा लिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। इसमें क्या कहा गया? किसी नए राज्य का निर्माण, ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन और उसकी सीमा रेखा तय करने का अधिकार किसको होगा? सांसद को होगा। मीन्स अगर कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, नाम चेंज करना है, या उसकी सीमा रेखा तय करनी है कि ठीक है उसका बॉर्डर तय करना है। तो ये सब अधिकार किसके पास होता है, केवल और केवल संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास होगा, ठीक है। तो राज्यों के गठन का अधिकार, राज्यों को शामिल करने का अधिकार, उनकी सीमा, बॉर्डर, नेम, इन सब में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होगा, सांसद को होगा। और ये आपका आर्टिकल नंबर 2 है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 3, राज्यों के गठन, ठीक है, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, उल्लेखनीय है, ठीक है। मीन्स इसमें नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए। और नए राज्य बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। राष्ट्रपति की सहमति से यदि संसद के दोनों सदन नए राज्य के निर्माण के प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो नए राज्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो गठन किस तरीके से होता है, क्योंकि कौन करता है, संसद करता है। और संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जब ये दोनों ही सदन पास कर देते हैं प्रस्ताव को तो फिर उस राज्य का निर्माण या उस राज्य का गठन हो जाता है। ये कहता है आपका क्या, आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि इनका उल्लेख किया गया है। ये जो नए राज्य बनते हैं इनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 3 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 4, इस संदर्भ में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब समझें, नए राज्यों के निर्माण को आर्टिकल 368 ना समझा जाए, ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। यहाँ पर संविधान संशोधन का वर्णन होता है और यहाँ पर नए राज्य जोड़े जाते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 4 को आर्टिकल नंबर 364 के बराबर ना समझा जाए, ठीक है। तो आपको ये 4 आर्टिकल्स याद करना है। कौन कौन सा, पहला है आपका आर्टिकल नंबर 1 जिसमें राज्यों और संघ के गठन की बात कही गई है। दूसरा आपका आर्टिकल नंबर 2 जिसमें राज्यों के निर्माण का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। आर्टिकल नंबर 3 कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 4 कहा गया है कि जो ये नए राज्य हैं उसमें या फिर उसे आर्टिकल नंबर 368 ना समझा जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए आज के आपके जो कि आपको चैप्टर 1 भाग 1 के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक बताता है। नेक्स्ट हम भाग देखेंगे भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप का उल्लेख है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि CAA और NRC का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब नागरिकता के बारे में आप अच्छे से जान जाओगे कि नागरिक की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके होते हैं, समाप्त करने के क्या तरीके होते हैं। तो जब ये सब हम चीज़ें देखेंगे वो किस में देखेंगे, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखेंगे। आर्टिकल जो आपका 5 से 11 है ये किस में आता है, भाग 2 में आता है। और भाग 2 क्या है, नागरिकता है, ठीक है, सिटीजनशिप है। तो हम देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और तैयारी आप करिए, लॉकडाउन का समय है या फिर अनलॉक का समय है, जो भी समय है आप आराम से एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। और ये सब तो चलता ही रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।